Hello, welcome to the current affairs section of 7 जून टुडे। तो एक बार देख लेते हैं आज कौन कौन से मेजर न्यूज़ हैं। आज हम एक रशिया यूक्रेन सी ऑफ अज़ोव के टॉपिक पे बात करेंगे, फिर पीएससी की पीएम मीटिंग और उसके ग्रोथ मोमेंटम पे डिस्कशन उसके बारे में बात करेंगे। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल और प्राइम मिनिस्टर्स के जो अब तक की मीटिंग्स हैं उनका एक पर्टिकुलर एनालिसिस करेंगे। प्रोजेक्ट ग्लासविंग, इंडिया की जो साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज़ की प्रोजेक्ट्स है उस पर डिस्कस करेंगे। इंडिया ओमान बायलैटरल रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे और इसके हिस्टोरिकल एंगल को भी देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपके सामने ये जो मैप है और इस मैप में आप देख सकते हो ये है आपका ब्लैक सी। ठीक है, एक बार मैप पर ये ब्लैक सी है आपका, ये टर्की वाला पॉइंट है और ये वाला एरिया है जिस एरिया पे हमें बात करना है। तो सी ऑफ अज़ोव क्या है और यहाँ पे ऐसा क्या हुआ? रिसेंटली यूक्रेन ने अनाउंस किया है कि इट हैज़ टारगेटेड एंड स्ट्रक टारगेटेड एंड स्ट्रक 5 शिप बिलीव टू बी कैरिंग इलीगल कार्गो इन द सी ऑफ अज़ोव। हुआ ये है कि यूक्रेन ने अभी ये बोला कि सी ऑफ अज़ोव में 5 शिप्स पर अटैक हुए हैं। ठीक है, 5 शिप्स पर अटैक हुए हैं और ये जो अटैक है आपका, इस अटैक के पीछे का मेन पर्पस क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। और इनका ये कहना है कि इलीगल कार्गो ये लोग ले जा रहे थे, मतलब यूक्रेन ने अटैक करा सी ऑफ अज़ोव पे 5 शिप्स पे। उनको ये शक था कि भाई ये जो कार्गो शिप्स है ये इलीगल कार्गो ले जा रहे थे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, इम्पॉर्टेंट क्यों है, सी ऑफ अज़ोव जो है, सी ऑफ अज़ोव एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है रशिया और यूक्रेन के बॉर्डर वाले एरिया पे। दूसरा ख़ास बात यह है कि ब्लैक सी के साथ ये जॉइंट होता है। ठीक है, अगर हम ख़ास बात देखें तो ये आपका जो नॉर्थ ईस्ट यूक्रेन का और साउथ ईस्ट रशिया के साथ कनेक्ट करता है, ब्लैक सी के साथ कनेक्ट होता है और ब्लैक सी और उसके साथ साथ जो साउथ की तरफ से केच स्ट्रेट तक ये एक तरीके से जुड़ता है। और इसके साथ साथ ये जो एरिया है क्रीमियन पेनिनसुला के बीच में पड़ता है। और इसके जो खास बात है वो ये है कि कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है जिसमें आपका तागरोंग, मारीपोई, ये कुछ पोर्ट्स है इंपॉर्टेंट हैं जिसमें तागरोंग पोर्ट भी पड़ता है, मारूपोई पोर्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो खास बात इनकी ये है कि ये जो एरिया है द डॉन एंड द क्यूबन रिवर कंट्रीब्यूट 90% ऑफ फ्रेश वाटर इनफ्लो इनटू द सी ऑफ अज़ोव। तो ये खास बात है। इसके साथ साथ ये जो एरिया है ये सैलिनिटी को कम करने में भी हेल्प करता है। तो नेचुरल जो वाटर न्यूट्रिएंट्स है वो पानी में यहीं से ही ट्रांसफ़र होते हैं। कोस्टल जो फीचर है, कोस्टलाइन कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, और ये जो एरिया है ये एरिया आपका लो टेरेन, एक्सटेंसिव वेजिटेशन, लेगून, ये सारी चीज़ों के लिए जाए, मतलब बायोडाइवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से ये जो एरिया है काफ़ी अच्छा है। क्लाइमेट कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट का जो देखने को मिलेगा, कोल्ड विंटर्स, ठीक है, 1 से लेकर 5 सेंटीग्रेड तक आपकी ठंड पड़ती है यहाँ पर और कई बार ये -30 डिग्री तक भी चला जाता है। तो ये जो एरिया है ये एरिया अपने आप में काफ़ी खास है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, जो न्यूज़ का जो मेन सेंस है वो ये है कि रशिया यूक्रेन के बीच में जो स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम है उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। अगला जो न्यूज़ है, न्यूज़ नंबर 2, और ये जो न्यूज़ नंबर 2 है ये हम देख लेते हैं एक बार। द हिंदू का ही है ये। EAC PM मीटिंग स्ट्रेंथनिंग इंडियाज़ ग्रोथ मोमेंटम अमिड ग्लोबल अनसर्टेनिटी। अब एक्चुअली में है क्या ये मीटिंग, उस मीटिंग का मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस ये है कि इंडिया की जो ग्रोथ है, ठीक है, इंडिया की ग्रोथ पे इस पर बात हो रही है कि इंडिया का जो ग्रोथ है, अपकमिंग ग्रोथ है, उस पर क्या ब्लूप्रिंट डिसाइड हो। हुआ ये था कि जो PM की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग है और इसमें उन्होंने चिंता जताई है कि भाई इस टाइम पे ग्लोबल अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। भाई आप देख सकते हो सेंट्रल एशिया में प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, इधर अगर आप देखो जो एरियाज़ है, रशिया यूक्रेन की प्रॉब्लम 2 साल तक चली है, अभी भी चल रही है। तो कुल मिला के प्रॉब्लम ये है कि ग्लोबली बहुत वोलेटाइल सिचुएशन चल रही है। तो ऐसे केस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें समझनी है, तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी को देखते हुए इंडिया की ग्रोथ को मेनटेन कैसे करें। ठीक है,
जो सबसे बड़ी जो चिंता का विषय है वो ये है कि ग्रोथ को मेंटेन कैसे करें इवन दीज काइंड ऑफ ग्लोबल अनसर्टिनिटीज़। देखो ग्लोबल अनसर्टिनिटी पार्ट है और ये हमें आगे कुछ सालों तक और देखने को मिल सकता है, लेकिन इस टाइम पीरियड के दौरान इंडिया अपनी ग्रोथ को भी लेकर चले, ये इस मीटिंग का सबसे बड़ा डिस्कशन का मुद्दा रहा है। की पॉइंट्स क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आपको समझनी है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है इसमें जो इकोनॉमिक आउटलुक एंड डिस्कस रिफॉर्म्स प्रायोरिटीज़, पहले तो रिफॉर्म प्रायोरिटीज़ पे बात की गई हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे जो एक्सटर्नल रिस्क हैं वेस्ट एशिया की तरफ से जो आ सकते हैं उस पर बात करी गई है, ठीक है। हाई इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन कैसे किया जाए इस पर बात करी गई है। फॉरेन कैपिटल इंप्रूविंग द बिजनेसेस और जो वनरेबिलिटी सिचुएशन है, जो वोलेटाइल सिचुएशन है, उन सिचुएशन के बेसिस पे क्लाइमेट अनसर्टेनिटीज़ को कैसे मैनेज करा जाए। फोकस ये है कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो, ग्लोबल चैलेंजेस को मैनेज करते हुए टैक्स रिफॉर्म्स कैसे लिए जाए जिससे फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है वो अट्रैक्ट हो, ग्लोबल और डोमेस्टिक रिस्क को मिनिमाइज़ किया जाए, और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो इकोनॉमिक जो परफॉर्मेंस है उसके इंडिकेटर्स को स्ट्रॉन्ग किया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो खास बात क्या है, मेजर्स टू बूट फॉरेन कैपिटल इनफ्लो। तो इसका जो मेन एक जो मुद्दा है वो ये है कि फॉरेन कैपिटल फ्लो को बढ़ाना। अब खास बात ये है जीडीपी ग्रोथ जनवरी से मार्च के बीच में 7.8% रही है ना, जहाँ तक मुझे याद है 7.8% रही है, और पूरे साल यानी कि 2026 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें ये उम्मीद की जा रही है कि जो आपका जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 7.7% है। अब इसमें जो मेन मुद्दा है फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए टैक्स रिलीफ, एफआईए जो एफडब्ल्यूआई को गवर्नमेंट बॉन्ड्स पर एसटीसीजी, एलटीसीजी, ये सारे जो टैक्स से ही हटा दिए गए, तो टैक्स भी हटा दिए गए, ये एसटीसीजी वाले हटा दिए गए, ठीक है, एलटीसीजी वाले हटा दिए गए। इसका मतलब होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस। इसके साथ साथ बिड होल्डिंग टैक्स, इंटेंस इनकम, ये सारी चीज़ों को भी जो टैक्स एलिमेंट कर देगा। आरबीआई का जो मेजर है वो ये है कि भाई इस रिफॉर्म को पहली बात तो आरबीआई सपोर्ट कर रहा है, दूसरी बात है ये जो नॉर्म्स हैं ये जो हैं बैंक्स को मोबिलाइज़ करेंगे, फॉरेन करेंसी डिपॉजिट को भी मोबिलाइज़ करेंगे, और इन सब के साथ साथ जो आपकी फॉरेन करेंसी है एनआरआईज़ की, एफसीएनआरआई, तो इनकी भी जो डिपॉजिट स्कीम उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जो फॉरेक्स स्वैप है उसको भी स्ट्रेंथन करेंगे। इन सब के बेसिस पे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो पीएसयूज़ है, पीएसयूज़ और जो कमर्शियल बोरोइंग है ना, और इनको भी बढ़ावा मिलेगा। तो खास बात यह है कि पोटेंशियल फॉरेन फंड इनफ्लो को मैनेज करना, ठीक है, ग्लोबल डोमेस्टिक रिस्क को एसेस करना, वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज को देखते हुए, रिसोर्स को मैनेज को देखते हुए, तो इकोनॉमिक जो स्ट्रेंथनिंग है वो तो मेन मुद्दा है ही है, साथ के साथ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को भी बनाए रखना, ठीक है। जीडीपी ग्रोथ जो 7.8 हमें देखने को मिलती है वो जो हमने डिसाइड करा था, एस्टिमेट करा था 7.7%, उसको रिजिलियंट तरीके से मैनेज करना, चाहे ग्लोबल सर्टेनिटी कितनी ही क्यों ना है। इस मीटिंग का जो मेन डिस्कशन था वो था। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ये जो EAC-PM मीटिंग है, ये जो मीटिंग है ये अनडिस्कोर्स इंडिया स्ट्रेटजी कंबाइनिंग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, इन्वेस्टर फ्रेंडली टैक्सेशन, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स पे काम करना, और इन सब के साथ साथ जियो पॉलिटिकल टेंशंस को देखते हुए, उनको मैनेज करते हुए, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क को देखते हुए हमें जो ग्रोथ है, ग्रोथ को मैनेज करना जैसा हमने फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में डिसाइड किया था, ठीक है। इसके साथ साथ अगली जो आपकी न्यूज़ है वो है आपकी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू PM। तो ये इनका क्या न्यूज़ है, इसका जो न्यूज़ है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिसेंटली प्रिसाइडेड ओवर अ मीटिंग ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर EAC-PM। इसमें जो मेन चीज़ है, क्या सिग्निफिकेंस है इस मीटिंग की, एम्फसाइजिंग सिग्निफिकेंस इन द एडवाइजिंग गवर्नमेंट ऑन इकोनॉमिक मैटर्स, ठीक है। तो EAC-PM एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, फैक्ट ये है नंबर 1, ठीक है। दूसरा, ये इकोनॉमिक एडवाइस देती है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को। दूसरी, ये जो एडवाइजरी बॉडी है ये नॉन बाइंडिंग है, मतलब गवर्नमेंट जो है इनके दिए हुए एडवाइस को या तो मान भी सकती है, ये भी नहीं मान सकती, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज़ पर इनकी जो एडवाइजरी है वो अब तक बहुत ज़्यादा कारगर रही है, तो गवर्नमेंट मोस्टली इनकी जो एडवाइजरी है उसको सीरियसली लेती है। द काउंसिल कंप्राइज एमिनेंट इकोनॉमिस्ट, इसमें कौन कौन होते हैं, एमिनेंट इकोनॉमिस्ट होते हैं, और ये जो टीम है ये टीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया PMO के देख रेख में ही काम करती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, इसका जो मेन काम है उसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज़ पर एडवाइस देना, PM जो कहे उस पर स्टडी करना। मतलब 2 काम है इनके, पहला काम तो भाई मैक्रो इकोनॉमिक जो इश्यूज़ है उन पर स्टडी करना, ठीक है, और PM ने कोई मैटर दिया है उस पर
अच्छे से जांच पड़ताल करना, तो मैक्रो इकोनॉमिक कंसर्न्स को प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के साथ एड्रेस करना, और इन सब के साथ साथ जो प्राइम मिनिस्टर के दिए हुए पर्टिकुलर मैटर्स है उस पर रिसर्च करके रिक्वेस्ट करके रिपोर्ट बना के देनी। ये जो काउंसिल है, ये काउंसिल एक चेयरपर्सन इसको लीड करते हैं, जिसके अंदर कुछ इकोनॉमिस्ट होते हैं, बट कोई फिक्स नंबर या कोई स्टाफ डेफिनेट नहीं है, कितने भी नंबर हो सकते हैं। नीति आयोग सर्व्स एज द नोडल एजेंसी ऑफ EAC-PM। देखो, जो EAC-PM है उसकी जो नोडल एजेंसी है वो नीति आयोग है, मतलब नीति आयोग इनकी नोडल एजेंसी है। और EAC-PM एक सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी पे काम नहीं करता, बल्कि ये पब्लिक अंडरटेकिंग और इकोनॉमिक इश्यूज़ जो कंट्री के अंदर बहुत लंबे टाइम से हैं, जो रिसेंटली निकल कर आए हैं, उनको प्रॉपर तरीके से एड्रेस करना और सॉल्यूशन ओरिएंटेड फोकस पर काम करना। तो ये इसका जो हमें मेन देखने को मिलता है। अगला क्या है आपका, जिसका नाम है प्रोजेक्ट ग्लास विंग। प्रोजेक्ट ग्लास विंग जो है ये साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज़, इंडिया की जो साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज़ है उसका एक प्रोग्राम है। इनका मेन पर्पस क्या है, गेट एक्सेस टू एंथ्रोपिक पावरफुल AI। ठीक है, ये मेन जो क्या है, US की AI कंपनी एंथ्रोपिक ने इंडिया को अपना पावरफुल AI मॉडल क्लाउड माइथोस एक्सेस दिया है। ठीक है, जो USA का जो मॉडल है, क्या नाम है उसका, क्लाउड माइथोस, CL, ठीक है, AUDE, क्लाउड माइथोस। ये USA का मॉडल, दिस इज़ अ मॉडल USA, और ये मॉडल इंडिया को दिया है क्योंकि साइबर अटैक्स रोकने के लिए माइथोस सॉफ्टवेयर की वल्नरेबिलिटीज़ ढूंढ सकता है। ठीक है, अभी जो माइथोस है ये क्या कर सकता है, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, अब जो सॉफ्टवेयर हमने देखा है, जैसे कि अभी आपने देखा होगा नीट का एग्ज़ाम देखा होगा, ठीक है, CBSE की जो कॉपी चेकिंग में किस तरीके से साइबर हैकर्स ने हमले किए हैं, तो सॉफ्टवेयर कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना रेजिलिएंट है, इस चीज़ को माइथोस अच्छे से चेक कर पाता है। और इससे क्या होगा, साइबर हमलों के टाइम पीरियड पे जब हमें ये पता चलता है कि भाई जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे थे उसको तो ईजीली यूज़ किया जा सकता था, एक्सेस किया जा सकता था किसी भी थर्ड पार्टी के द्वारा, तो हमें बड़ा बुरा लगता है। तो यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर है उनकी इंस्टॉलेशन, उनकी बिल्डिंग के पहले ही उनकी एक प्रॉपर क्रॉस चेकिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें कौन यूज़ करेगा, जैसे CERT है ना, I4C, NC, IIPC, DOT जैसे जो एजेंसीज़ हैं वो इसका यूज़ करेंगे, क्योंकि साइबर हमले के जो मामले हैं वो पिछले कुछ महीनों में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, तो ये जो ग्लास विंग है, ये इनिशिएटिव क्या करता है, इनिशिएटिव अलाउज सेलेक्ट ऑर्गेनाइजेशंस टू access Mythos preview, which is testing version of AI model designed to enhance cyber security efforts। तो cyber security efforts के लिए एक बहुत बड़ा जो है काम है जो हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर द फॉलोइंग एजेंसीज आर आइदर रिसीव और आर स्टेटेड टू रिसीव अक्रॉस द माइथोस। कौन से हैं, I4C इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, CERT इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, NPIIPC नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, DIP डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। तो ये जितने भी एजेंसीज़ हैं, ये एजेंसी क्या करेंगे, ये एजेंसीज़ ठीक है आइदर दे रिसीव और आर स्लेटेड टू रिसीव एक्सेस टू द माइथोस। अगला है आपका इंडिया ओमान बायलैटरल रिलेशन। देखो मैं आपको बता दूं, इंडिया ओमान रिलेशनशिप जो है वो आपका हिस्टोरिकली भी बहुत सिग्निफिकेंट रहा है। तकरीबन 5000 साल पुराना इंडिया ओमान रिलेशनशिप हमें इंडस वैली टाइम से ही देखने को मिलता है। तो आज के कंटेक्स्ट में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या हुआ, दिसंबर 2025 में ये साइन होता है इंडिया ओमान रिलेशनशिप। कब साइन होता है, साइंड ऑन दिसंबर 2025। और ख़ास बात है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट अब लागू हो गया है। ये अब इस टाइम पे एक तरीके से इन्फोर्स हो चुका है। और इसके फ़ायदे और नुकसान क्या क्या हैं, तो देखो सबसे पहले जो इसकी फ़ायदे की बात करें तो फ़ायदा ये है कि ये जो आपका इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाया गया है, 98% जो प्रोडक्ट्स है उन पर ज़ीरो ड्यूटी मिलेगी। 98% प्रोडक्ट पर ज़ीरो ड्यूटी, ये बहुत बड़ी बात होती है। इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, केमिकल्स का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो इंडिया अपनी एक्सपोर्ट जो स्ट्रेटजी है उसको इस प्लानिंग के थ्रू स्ट्रॉन्ग कर सकता है। ओमान से इंडिया को क्रूड ऑयल, LNG सस्ता मिलेगा, एनर्जी सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग होगी
और इसके अलावा इंडिया और ओमान हैव लॉन्ग स्टैंडिंग मैरीटाइम कमर्शियल रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। इकोनॉमिक टाइज और बायलैटरल ट्रेड को स्ट्रॉन्ग करेंगे। ओमान जो है वो इंडिया का की पार्टनर है इन टर्म्स ऑफ रीजनल, ठीक है, टेंशन अफेक्टिंग ट्रेड एंड रूट्स। इन सबके साथ साथ एडिशनल ड्यूटीज़ के पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक रिलेशन इंडिया और ओमान के काफ़ी पुराने हैं, 5-6 साल पुराने हैं, लेकिन रीसेंट टाइम में ये दोनों ही देशों के जो रिश्ते हैं उसको स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करेगा। इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशन की बात करें, बायलैटरल ट्रेड जो है यूएसए के साथ 11.18 बिलियन फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में देखने को मिला है इंडिया के साथ। तो इससे क्या होगा कि ओमान और इंडिया के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट और इन सब के साथ साथ जो हमें देखने को मिलता है कि बहुत बड़े लेवल पर इंडिया ओमान के बीच में एक कनेक्टिविटी डेवलप होगी, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला जो है वो है आपका कुन्हो नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क की खास बात क्या है, ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। दिस इज़ मध्य प्रदेश के कुन्हो नेशनल पार्क में एक जानवर में इसको बोलते हैं कैरासल। कैरासल क्या है, ये एक फ्लाइंग कैट है, ठीक है। दिस इज़ द फ्लाइंग कैट, ये इंपॉर्टेंट है। और ये आपका कहाँ पर है पार्क, ये आपका एमपी में है। और इसके अंदर खास बात क्या है, ये जो आपका फ्लाइंग कैट है ये एक बार फिर से देखने को मिला है। फैक्ट्स क्या है, श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में 2018 में नेशनल पार्क बना। ये कहाँ पर है, श्योपुर डिस्ट्रिक्ट, श्योपुर डिस्ट्रिक्ट, और ये 2018 में, ठीक है, नेशनल पार्क आपका बनता है। और इसके जो फीचर्स हैं वो कैसे हैं, वो डाइवर्स हैं और वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम को लेके चलते हैं। पार्क की लोकेशन मैंने बताया कुनो रिवर के पास है और ये एरिया को 2 सेक्शन में बांटता है विंध्य हिल्स के। टेरेन जो लैंडस्केप जो इंक्लूड इसमें प्लेटू है, वैलीज़ है, सीजनल रिवर्स हैं, ये रिच डाइवर्सिटी और हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। फ्लोरा, द वेजिटेशन कंप्राइज ट्रॉपिकल ड्राइड डिसीडियस फॉरेस्ट, ठीक है, सवाना ग्रासलैंड, रिवरिन फॉरेस्ट, और इन सब के साथ साथ यहाँ पे मिलते हैं खैर और सलाई जैसे यूनिक और बहुत कम दिखने वाले पेड़ों की स्पेशीज़। फौना में अगर हम देखें तो यहाँ पर बहुत सारे जानवरों के भी हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका कैट है, इंडियन लेओपार्ड है, स्लॉट है, बियर है, ठीक है, इंडियन वॉल्फ है और इंडियन हाइना है। तो ये जो सारे के सारे जो आपका फीचर्स हैं, बायोडाइवर्सिटी फीचर्स हैं, ये इस पार्क को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और काफ़ी ज़्यादा वर्सटाइल बनाती है। इसके साथ साथ डिजिटल इंडिया भाषिनी, ठीक है, तो ये क्या है, डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीज़न साइंस एमयू विद काठमांडू यूनिवर्सिटी। तो ये एक एजुकेशनल प्रोग्राम है। द डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीज़न इज रिसेंटली एंटर्ड इनटू मोमेंटम अंडरस्टैंडिंग एमओयूज विद द सेंटर ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एआई DPI AI एट काठमांडू यूनिवर्सिटी। द कोलैबोरेशन एम्स टू एनहांस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंग्वेज टेक्नोलॉजी। तो जो DIBD है, DIBD की खास बात क्या, DIBD जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ, ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन DIC अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन। ये आपका इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ नोट इट डाउन और इसको आपको अच्छे से समझ के रख लेना है। द इनिशिएटिव फोकस ऑन AI ड्रिवन मल्टी लैंग्वेज डिजिटल इंक्लूजन and language technology. It supports various AI services across Indian languages through the National Hub Language Technology NHLT, ठीक है। तो डिजिटल इंडिया जो भाषिनी है डिवीज़न, ये नेशनल इनिशिएटिव है फैसिलिटेटिंग स्केलेबल स्पीच एंड टेक्स्ट बेस्ड AI सर्विसेज फॉर द गवर्नमेंट। परफॉर्मेंस इम्पैक्ट पे भी यहाँ पे बात होती है, ठीक है। अगला जो आपका न्यूज़ है वो है आपका सुप्रीम कोर्ट बैक्स 28% GST एंड स्टेट बैन्स ऑन ऑनलाइन गेमिंग। तो क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने 2 बड़ी बातें कहीं। ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग पर 28% GST लगेगा, ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग पर 28% GST लगा दी है और GST रेट्रोस्पेक्टिव लगाना वैलिड है। स्टेट रियल मनी गेमिंग बैन कर सकते हैं, स्टेट के पास ये पावर है कि वो रियल मनी के जो गेम हैं वो बंद कर सकते हैं, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा एंटी सोशल एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलती है। रीज़न क्या है, बैटिंग गैम्बलिंग को, ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पर, ठीक है, बहुत बड़े लेवल पर जो मनी है, मनी गेम है, उसको प्रायोरिटाइज़ करते हैं और ये बहुत बड़े लेवल पर देश की जो GST है, जो इकोनॉमी है, जो यहाँ का ह्यूमन रिसोर्स है, उनको बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अ बेंच कंपोज्ड ऑफ जस्टिस JB पडिवाला एंड R माधवन, इन जो जस्टिस की टीम थी इन्होंने इस चीज़ को एक तरीके से सपोर्ट किया है और
ये जो मेन चीज़ जो हमें समझनी है वो ये है कि दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू इन आवर इंडिया, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स दे आर द पार्ट और दे आर एडिक्टेड ऑफ ऑनलाइन गेमिंग। नेक्स्ट वी हैव स्लोवानिया। स्लोवानिया का ब्रीफ ओवरव्यू क्या है, जो रिसेंटली जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं उन्होंने स्लोवानिया को कॉन्ग्रेचुलेट किया है। कहाँ है, सेंट्रल साउथ यूरोप में। पहले तो उसकी लोकेशन क्या है, इट इज़ लोकेटेड इन सेंट्रल साउथ यूरोप, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात है, ठीक है, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, क्रोशिया के बीच में कैपिटल, इसकी जो कैपिटल का नाम क्या है, लिजुबिजना, ठीक है, यही नाम है कुछ काइंड ऑफ। एल कैपिटल क्या है, LJUBLIJANA, ठीक है, लिजुबिजना। तो ये खास बात है। और इन सब के साथ साथ जो खास बात इसकी ज्योग्राफी की क्या है, स्लोवानिया सेंट्रल एशिया का मैंने पार्ट बताया। बॉर्डर शेयर किसके साथ करता है, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली एंड क्रोशिया। कंट्री स्मॉल कोस्ट लाइन है जो एड्रियाटिक सी के साथ जुड़ती है। लिजुबिलिजाना इज़ द कैपिटल ऑफ स्लोवानिया। जोग्राफिकल फीचर्स की बात करें स्लोवानिया की, जो सबसे खास बात है वो ये है कि 40% ऑफ द कंट्री, ठीक है, उसकी जो खास चीज़ है उसमें देखो यूरोपियन एल्प्स के साथ है, करस्पेक्टिव टेरेन्स के साथ है, पेनेडियन तो और मेडिटेरियन कोस्ट के साथ है। इसका मतलब ये कि बहुत डाइवर्स लोकेशन है ये एरिया, ठीक है। क्लाइमेट जो है आपका मेडिटेरियन क्लाइमेट जैसा ही है यहाँ पर। और ख़ास बात ये है कि यहाँ पर आपका जो क्लाइमेट है वो बहुत ही यूनिक है। हाईएस्ट पॉइंट माउंट त्रिगलाव जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है, टॉलेस्ट पीक है स्लोवानिया का। नेचुरल रिसोर्स कौन कौन से हैं, जिसमें इग्नाइट, लीड, जिंक, बिल्डिंग स्टोन, हाइड्रो पावर एंड फॉरेस्ट, ठीक है। मेजर रिवर कौन कौन सी है इस जगह की, एक है आपकी द्रावा रिवर, एक है सवा रिवर। तो ये जो रिच जोग्राफिकल फीचर्स है ये इस लोकेशन को स्ट्रेटेजिक बनाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं, ठीक है। तो कल आपके लिए जो मेन चीज़ है, अब जो आपकी करंट अफेयर हैं, जैसे कि मैंने आपको करंट अफेयर अभी प्रोवाइड करा है, ठीक है, आपको ये कल पढ़ लेना है। कल जो हमारा लेक्चर होगा उस लेक्चर की स्टार्टिंग में आपका एक 10 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, 10 क्वेश्चन, ठीक है, करंट अफेयर टेस्ट क्लैट बेस्ड। क्लैट का जो एग्जामिनेशन लेवल है उसके लेवल पे होगा। तो व्हाट यू नीड टू प्रिपेयर एटलीस्ट 7 जून टुडेज न्यूज़ एनालिसिस, उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।